स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल अजीब गांव। बेवकूफ मत जाओ, विक्रम समीर पर चिल्लाया। हालांकि समीर ने पहले ही आपातकालीन ब्रेक पर कदम रख दिया था और अमन को बचाने के लिए पीछे मुड़ गया। बैटल मैजिशियन ने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। कॉप्स जनरल ने उसकी बर्फ की जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। चूंकि बर्फ अभी भी हवा में बिखर रही थी, कॉप्स जनरल एक भागती हुई कार की तरह बैटल मैजिशियन की ओर दौड़ पड़ा। सॉरी, अमन नहीं, यह कोई और है। सेना के साथी ने प्रार्थना की। जब उसने समीर को उसे बचाने के लिए मुड़ते देखा तो उसने बमुश्किल अभिव्यक्ति में बदलाव दिखाया। जैसे ही उसने समीर को खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, विशाल प्राणी ने अपनी जीभ वापस ले ली और उसे हवा में खींच लिया, सीधे अपने जानलेवा मुंह की ओर। कॉर्प्स जनरल ने लालच से नीचे की ओर काटा, मानो वह कोई रसदार फल खा रहा हो। हवा में चमकीला लाल तरल पदार्थ छिड़क रहा हो। खून की कुछ बूंदें समीर के चेहरे पर गिरी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। भागो, तुम बेवकूफ हो! विक्रम की आवाज समीर के कानों में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने अपने विचार एकत्रित किए, उसने देखा कि कॉप्स जनरल की रक्त रंजित आंखें उस पर टिकी हुई थी। सॉरी सॉरी, समीर ने धीरे से बुदबुदाया और अपने पैरों के नीचे हवा का एक झोंका बुलाया जो उसे दूर ले गया, जैसे कोई तीर चलाया जा रहा हो। समीर बेहद तेज था। हैचेट कॉप्स जनरल के पास उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं था। इस बीच अन्य दिशाओं से उसके बगल में मौजूद ज़ॉम्बी उसके रास्ते का अनुमान लगाने में असमर्थ थे। इससे पहले कि चलती हुई लाशें उसी पूरी तरह से घेर पाती, समीर पहले ही विंड ट्रैक से जा चुका था और टीम के पास पहुंच गया था। इसे मिटा दो, सेना की महिला ने समीर को एक रुमाल दिया। समीर को यह प्राप्त नहीं हुआ। उसने अपनी आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा। सेना की महिला का ताज़ा खून उन सब पर था। समीर को कभी उससे बात करने का मौका भी नहीं मिला था। मुझे लगा कि आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर आपको उसकी आदत हो चुकी होगी। मैंने मान लिया कि आप उन्हें त्याग देंगे जिन्हें बचाना असंभव है। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वहां घूमकर आपको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। यहाँ के दल अन्य स्थानों के दलों से भिन्न है। आपको उन लोगों को त्याग देना चाहिए जो मरे हुए लोगों द्वारा फंसे हुए हैं। पीछे मुड़े और आप पूरी टीम को खतरे में डाल देंगे। कप्तान आदित्य आए और उन्होंने समीर की ओर देखा जो जमीन पर आराम कर रहा था। समीर चुप रहा। वह वास्तव में दक्षिण से मध्य क्षेत्र प्राचीन राजधानी में एक ट्रांसफर स्टूडेंट था। अगली बार ऐसा कुछ बेवकूफ़ी मत करना और तुम एक दिए गए आदेशों की अवहेलना मत करना, आदित्य ने कहा। समीर अभी भी चुप था, अभी भी अपने साथी की मौत से सहमत नहीं था। अगर वह तेजी से विंड ट्रैक कर सकता था तो उसे कॉप्स जनरल द्वारा खींचे जाने से पहले उसे बचाने का मौका मिल सकता था। आसपास मरे हुए का कोई निशान नहीं है। सनी बकरी गांव बिल्कुल आगे है, मैं उनकी बाट देख सकता हूँ, विक्रम ने कहा। ठीक है, चलो तुरंत गांव चले। सनी बकरी गांव कुख्यात पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित क्विनलिंग पर्वत से केवल कुछ किलोमीटर दूर था। गांव बड़ा नहीं था, पहाड़ से नीचे बहने वाली नदी के किनारे बना हुआ था। संरचनाएं मूलतः लकड़ी से बनी थी। गांव में कदम रखते ही ऐसा लगा मानो दल पुराने समय में पीछे चला गया हो। पिछली शताब्दी में विकसित मैजिक प्रौद्योगिकी का कोई संकेत नहीं था, ना स्ट्रीट लाइट, ना बिजली की तार, यहाँ तक कि यहाँ मोबाइल रिसेप्शन भी शून्य के करीब था। डीमन बीस्ट हमारी तकनीकी के प्रति काफी संवेदनशील है। शायद गांवों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए वे यहाँ डीमन बीस्ट और मरे लोगों को आकर्षित नहीं करेंगे। पर्यवेक्षक महिला ने गांव में प्रवेश करते ही तुरंत अनुमान लगाया। रात में गांव असाधारण रूप से शांत रहता था। एक भी दीपक नहीं जलाया गया। प्रकाश का एकमात्र स्रोत आकाश में ऊंचा लटका हुआ फीका पीला चांद था। समूह को नदी की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी।
गांव में बेहद सन्नाटा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई रहता है। आप लोग गांव में प्रवेश करने से पहले वह सब कुछ हटा दे जो आपको अपने साथ नहीं लाना चाहिए, जिसमें आपके ऊपर खून का कोई निशान भी शामिल है। गांव के प्रवेश द्वार पर गार्ड टावर से एक बुजुर्ग आवाज ने कहा। सुरक्षा एहतियात के तौर पर हर रात टावर पर गार्ड तैनात किया जाता था। बूढ़े आदमी, हम लीटोंग मुख्यालय के सैनिक हैं। यहाँ रास्ते में हम पर मरे लोगों ने घात लगाकर हमला किया था। हमारे साथ पहले ही हताहत और घायल हो चुके हैं। कृपया हमें गांव में प्रवेश करने दे ताकि हम अपने साथियों की देखभाल कर सके। महिला सेना ने गांव की रखवाली कर रहे बूढ़े व्यक्ति से कहा। यही कारण है कि मैं कहता हूँ, जो कुछ भी आपको नहीं लाना चाहिए उसे फेंक दे। यह हमारे गांव में दुर्भाग्य और आपदा लाएगा, बूढ़े व्यक्ति ने जोर देकर कहा। समूह ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बात भी, मुख्यालय से संपर्क करने के लिए यह हमारे लिए एकमात्र संचार उपकरण है। इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह डीमन बिस्टो का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा, आदित्य ने कहा। बिल्कुल नहीं, अन्यथा आप गांव में प्रवेश नहीं करेंगे। बस उसके निर्देशों का पालन करें। यही कारण है कि वे इतने वर्षों तक मरे हुए लोगों के बीच रहने में सक्षम है, महिला सेना ने कहा। समूह ने तुरंत अपने सभी संचार उपकरण हटा दिए। बूढ़े व्यक्ति ने बस ढेर में आग लगा दी, जिससे समूह के चेहरों पर उदासी छा गई। अब जब उन्होंने अपने संचार उपकरण खो दिए थे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि अंत में पूरी टीम का सफाया हो गया। ऐसा लग रहा था मानो स्काउटिंग दल को इस गांव में भी आने को कहा गया हो। यदि उनके संचार उपकरण भी नष्ट हो गए तो वे लापता ना हो जाए, यह चमत्कार ही होगा। ठीक है, अंदर आ जाओ। तुम्हारी शक्ल और चोटों को देखते हुए यहाँ की यात्रा कठिन लग रही थी। नदी पर अपने आप को साफ करो। ओह, तारा के ऊपर ना जाने की कोशिश करो। हम अभी भी पानी पीना चाहते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बूढ़ा आदमी 8 लोगों के समूह को गांव के पीछे ले गया। गांव बहुत बड़ा नहीं था, संभवतः किसी धनी व्यक्ति के विला से छोटा था। गांव के पिछले हिस्से तक पहुंचने में उन्हें केवल 10 मिनट लगे। गांव शांत था और उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के अलावा अभी तक किसी को नहीं देखा था। उन्हें बेचैनी होने लगी। पूरे क्षेत्र पर मरे लोगों का कब्जा है, फिर भी गांव इसके ठीक बीच में स्थित है। और तो और, मैंने इस जगह पर कुछ भी जीवित नहीं देखा है। क्या यह वास्तव में एक भूतिया शहर है? यह समझ में आता है कि मरे हुए लोगों को मृतकों में क्यों दिलचस्पी नहीं है। विक्रम ने समीर से फुसफुसाया। बस गांव वाले संभवतः सो रहे हैं। इस जगह पर ना टेलीविजन है, ना फोन है, ना इंटरनेट है। वे सोने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं, समीर ने कहा। ओह, आप इसके बारे में सही है। वैसे उस बूढ़े आदमी ने अभी मेरी किडनी 6 भी जला दी है। मुझे गांव में प्रवेश करने से पहले अपनी प्रेमिका को एक संदेश भेजना चाहिए था, ताकि वह यह ना सोचे कि मैं यहाँ मर गया हूँ। क्या अफसोस है। यहाँ किडनी 6 मतलब आईफोन 6 से है। इसका कारण किडनी है। खैर, चीन में ऐसे वास्तविक मामले हैं जहां लोगों ने सिर्फ एक नया आईफोन खरीदने के लिए अपनी एक किडनी बेच दी और यह किसी तरह एक मीम में बदल गया है। सुमीर ने विक्रम से बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हुए अपनी आंखें घुमा ली। वह गांव का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़े, जिसके बारे में बात करते हुए सनी बकरी गांव एक आदिम जीवन शैली के साथ एक सामान्य गांव की तरह लग रहा था। हालांकि उन्होंने एक अजीब दृश्य की खोज की। प्रत्येक लकड़ी की झोपड़ी को कुत्ते के पंजे के डंठल से सजाया गया था। कुत्ते का पंजा इसका सामान्य नाम था, इसका वास्तविक नाम ऐश प्लम फ्लावर था। समीर को ऐश प्लम फ्लावर के बारे में प्राचीन राजधानी में आने के बाद ही पता चला था। किसी कारण से उसे ऐसा लगा जैसे उसने पहले ऐश प्लम फूल देखा हो। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, मरे हुए से बचने की तरकीब।
लकड़ी के स्टूल पर बैठे और सिगार पीते हुए बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया, जहर को साफ करने के लिए इसका उपयोग करें, लेकिन किसी उपचारक के बिना उसके पैरों का ठीक होना संभव नहीं है। विक्रम ने उसे एक स्वचालित लाइटर और एक चुंगुआ सिगार दिया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिला दिया। ग्रामीण ना तो जिद्दी थे और ना ही तकनीक में पीछे, लेकिन उन्हें गांव की शांति बनाए रखने के लिए पारंपरिक जीवन शैली पर निर्भर रहना पड़ा। बूढ़े व्यक्ति ने समूह को बताया कि उनके लिए कोई खाली झोपड़ी नहीं है, उनके पास रात को एक शेड में रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे सभी सैनिक थे जिन्होंने कठिन ट्रेनिंग का सामना किया था, इसलिए शेड बहुत आरामदायक था। जब तक उन्हें मरे हुए लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हम दिन में बात करेंगे, बस एक अनुस्मारक कहीं भी मत भाग जाना, खास तौर पर गांव छोड़कर। मैं मुखिया को बताऊंगा कि आप यहाँ आए। समूह छोड़ने से पहले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। सिपाही छप्पर की थोड़ी नम जमीन पर लेट गए। वे एक दूसरे से बातचीत करने के लिए बहुत थक गए थे। उन्होंने अपने कपड़े जमीन पर फैलाए और सो गए। उनमें से अधिकांश को खून और मौत देखने की आदत हो गई थी। आज रात यह एक करीबी कॉल थी, लेकिन इसने उन्हें सोने से नहीं रोका। पहरा देने के लिए किसी को नियुक्त किए बिना ही सभी लोग सो गए। ठंड के कारण समीर रात भर में कई बार जागा। पहली बार जब वह जागा, चंद्रमा अभी भी आकाश में ऊपर था। दूसरी बार चंद्रमा थोड़ा तिरछा था। तीसरी बार उसके आसपास पूरा अंधेरा था, इतना शांत कि यह थोड़ा डरावना था। फिर भी उसकी थकान ने उसे तुरंत गहरी नींद में वापस खींच लिया। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो दिन का समय हो चुका था। यहाँ आओ कुतिया के बेटा, जिसने तुम्हें नदी के ऊपर अपने पैर धोने के लिए कहा था। मैं तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। कपड़े धोने जा रहे हो, मुझे टैग करने दीजिए। मेरे पति आलसी हैं, लेकिन किसी तरह वो अपने कपड़े बदलने में बहुत सक्रिय है। घंटे की आवाज से समूह जाग गया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, महिलाएं अपने कामों में व्यस्त है और बूढ़े लोग गांव में टहल रहे हैं। पिछली रात गांव में बेहद शांति थी, लेकिन दिन में यहाँ सामान्य गांव की तरह ही काफी हलचल थी। जब हर कोई जाग गया तो बहती नाक वाले कुछ बच्चे शेड के चारों ओर इकट्ठा हो गए और सैनिकों को ऐसे देखा जैसे वे विदेशी थे। तुम सब जाग रहे हो? गांव के हॉल में जाओ, मुखिया आपसे मिलना चाहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति जो कल रात पहरा दे रहा था अभी भी काफी ऊर्जावान लग रहा था। वह गांव के हॉल में जाने से पहले समूह को नाश्ता कराने के लिए आया। हॉल बड़ा नहीं था। इसके सामने एक छोटा सा आंगन था जिसमें साफ पानी से भरा एक विशाल तालाब था। तालाब के तल में बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे। यदि कोई करीब से देखे तो उसे कंकड़ की सतह पर खुदे हुए लाल अक्षर दिखाई देंगे जो नामों की तरह दिखते थे। हमारे गांव में चाहे युवा हो या बूढ़े लोग, जो लोग निकलते थे वे कंकड़ पर अपना नाम लिखते थे और उन्हें तालाब में फेंक देते थे। यह उन्हें बाहर की चीजों में बदलने से रोकता है, बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से समझाया। आंगन पार करने के बाद वे गांव के हॉल में पहुंचे। कुछ बूढ़े लकड़ी की कुर्सियों पर निश्चित भाव से बैठे थे। मरे हुओं के बीच रहने के बावजूद उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लगता। एक अधेड़ उम्र का आदमी अग्रणी स्थान पर बैठा था। उसका माथा झुर्रियों से भर गया। वो अपनी मुस्कान से भी काफी बूढ़ा लग रहा था, यहाँ तक कि उनकी अच्छी देखभाल भी उनकी उम्र को छिपाने में असमर्थ थी। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, आप मुझे फैंग कह सकते हैं। खुद को फैंग कहने वाले व्यक्ति ने कहा। हमारा मुखिया प्रभावशाली है, वह एक मैजिशियन है, उस बूढ़े व्यक्ति ने प्रशंसा की जो पहरा दे रहा था। मैं सेना के एक्सपर्टों की तुलना में कुछ भी नहीं हूँ, फैंग ने मुस्कुराते हुए काफी विनम्र लग रहे उत्तर दिया। एक्सपर्ट? उनके पहुंचने से पहले ही एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, बूढ़े ने चिल्लाते हुए कहा। फैंग ने बूढ़े आदमी को घूर कर देखा, जैसे मालूम था कि उसने कुछ अप्रिय बात कही हो। उसने तुरंत खुद को माफ कर दिया, संभवतः आराम करने के लिए घर चला गया।
इसके बारे में खेद। बूढ़ा आदमी सिर्फ बातूं नहीं हो रहा है, यह हाल ही में सुस्त हो गया है क्योंकि आकाश के पूरी तरह अंधेरा होने से पहले ही मरे दिखाई देते हैं। जीव भी बेहद क्रूर है, चाहे आप किसी भी मिशन पर हो। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। फैंग ने मैत्रीपूर्ण ढंग से एक सलाह दी। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। सच तो यह है हम यहाँ एक स्काउटिंग दल को बचाने के लिए है। हमसे कहा गया कि अगर हमें कोई खबर मिले तो वापस रिपोर्ट करें अगर आपको कुछ पता चले। कप्तान आदित्य ने कहा। ओह, वे पहले भी गांव आए थे और हमें कुछ चेतावनी देकर चले गए थे। वे अधिक समय तक नहीं रुके, वे दूसरे गांवों की ओर चले गए होंगे। फैंग ने तुरंत दल को याद करते हुए उत्तर दिया। जब वे यहाँ आए तो क्या वे ठीक थे? महिला सैनिक ने पूछा। हाँ, वे 9 थे, उनमें से कोई भी गायब नहीं था। जब वे आपके गांव आए होंगे तो उन्होंने अपने संचार उपकरणों से छुटकारा पा लिया होगा। इस क्षेत्र के आसपास हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। कृपया हमें बताएं कि क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ गए थे? आदित्य ने कहा। आप अपने संचार उपकरण गांव में नहीं ला सकते। अन्य गांवों के लिए भी यही स्थिति है। जहां तक वे गए थे यह पश्चिम में हुआ गांव होना चाहिए। मैंने किसी को इसका जिक्र करते हुए सुना था, प्रमुख ने कहा। ओह, धन्यवाद। प्रमुख के साथ बातचीत समाप्त होने के बाद उनके पास बैठा एक गंजा बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। चूंकि आप यहाँ हैं तो बस आपको बता दें कि हम नहीं चाहते कि सेना आपको यहाँ ढूंढने के लिए कोई और दल भेजे। वैसे भी यहाँ से हुआ गांव पहुँचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। हम मैजिशियन हैं, यह बात मैजिशियनों पर लागू होती है, गंजे हो रहे बूढ़े व्यक्ति ने जोर देकर कहा। आदित्य और महिला ने तुरंत भुएं चढ़ा दी। इसका मतलब यह था कि अगर उन्होंने हुआ गांव जाने का फैसला किया तो उनके पास जंगल में एक रात बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शुरू में उन्होंने सोचा था कि उन्हें जंगल में एक रात रुकने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन कल रात जो हुआ उसके बाद उनका जोखिम लेने का कोई इरादा नहीं था। प्रमुख, मरे हुए लोग हाल ही में बेचैन हो गए हैं। हम शायद उनके खिलाफ कोई मौका नहीं खड़ा कर पाएंगे, लेकिन हमें सौंपा गया मिशन पूरा होना चाहिए। कृपया हमें मरे से बचने की तरकीब बताएं। यह स्पष्ट है आपका गांव मरे की भूमि में सुरक्षित है और मैंने रात में ग्रामीणों के जंगल में सुरक्षित यात्रा करने की अफवाहें भी सुनी है। मेरा मानना है आपके पास पीढ़ियों से चली आ रही कोई विशेष तरकीब अवश्य होगी। महिला ने सख्ती से पूछा। नहीं, यह हमारे गांव का रहस्य है, हम बाहरी लोगों को नहीं बता सकते। बूढ़े ने तुरंत मना कर दिया। इसके अलावा भले ही हमने आपको तरकीब बता दी हो, फिर भी आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। आपको किसी और तरीके के बारे में सोचना होगा, एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने सख्ती से कहा। फैंग मदद के लिए उत्सुक लग रहा था, लेकिन वह मददगार भी दिख रहा था। थोड़ी देर बाद वह अचानक बोला। हम आपके अपने गांव का रहस्य नहीं बता सकते, लेकिन एक और तरीका है जिसे आप आजमा सकते हैं। एकमात्र बात यह है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो आप चलती फिरती लाशों से घिरे होंगे। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।